चंद्रयान-3 ने श्रीहरिकोटा से भरी उड़ान, भारत ने रच दिया स्वर्णिम इतिहास, चांद पर लहराएगा तिरंगा, बोले पीएम मोदी, देश के लिए गर्व का क्षण। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर संतों ने की बैठक, जल्द सबूत इकट्ठा करने की कही बात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हस्तिनापुर में गंगा ने दिखाया रौद्र रूप, तटबंध क्षतिग्रस्त, 50 गांवों पर खतरा, सड़कें हुई जलमग्न, बैराज से डिस्चार्ज बढ़कर 1.32 लाख क्यूसेक। कावड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, यूसीसी पर बोले, देश एक तो कानून भी एक हो। यूसीसी के बारे में लोगों से की बात, विधि आयोग को मिले 15 लाख सुझाव। रसूखदारों के आगे नतमस्तक लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्रभावशाली लोगों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन 2 का है मामला, लगातार शिकायतों के बाद भी एलडीए का बुलडोजर शांत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। जहां एक तरफ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं एक तरफ दंतेवाड़ा जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा अपने चहेते सप्लायर से करोड़ों रुपए से ज्यादा की बिना एनओसी दवाई खरीदी गई। आपको बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि सीएमएचओ कार्यालय में दवाओं की खरीदी में बड़ा बंदरबाट चल रहा है। बीते लंबे समय से खरीदी की आड़ में जमकर भ्रष्टाचार जारी है, जहां पर मानसिक रोगी की बीमारी के लिए दंतेवाड़ा जिले में ना तो कोई यहां पर इतने मरीज हैं, बमुश्किल रिकॉर्ड में 2 दर्जन से ज्यादा मरीज होंगे। इस बीमारी की दवाइयां काफी महंगी रहती हैं, जिसके कारण ज्यादा मरीज दिखाकर लाखों की दवाओं की खरीदी कर ली जाती है। अब दवाएं एक्सपायर हो रही हैं और तो और जितने का ऑर्डर भी है, दवाएं उतनी भौतिक रूप से नहीं पहुंचती हैं। मैसर्स मारुति सर्जिकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोफेसर नीलेश चंद्राकर, दिलीप चंद्राकर द्वारा धोखे से निविदा प्राप्त करके गुणवत्ताहीन दवाइयों, मेडिकल उपकरणों, सामग्रियों को बिना बेचे कोर्ट और अवसान तिथि के नकली फर्जी जीएसटी बिलिंग में गलत एनएसएन कोड के निविदा माध्यम से विक्रय और वितरण सरकारी संस्थाओं में किया गया है, जिसके बिल का पूरा भुगतान हो जाता है। दूसरी ओर दवाइयों की खरीदी मामले में जांच जारी है और आश्वासन देते हुए काफी लंबा समय हो चुका है। विभाग में बड़े पैमाने पर दवाओं की खरीदी की गई, लगभग करोड़ों की कीमत पर की गई खरीदी में नियमों को दरकिनार किया गया। इसके अलावा लगातार चिकित्सा उपकरणों की खरीदी भी की जा रही है। दरअसल जीवन रक्षक दवाओं की खरीदी के लिए जिन दवाओं की खरीदी करनी होती है, उनके पूर्व सीजीएमएससी से उन दवाओं की एनओसी लेना होता है। यदि डिमांड की गई दवाएं सीजीएसएमसी के पास होती हैं, तो उन्हें अन्य बाहर से क्रय नहीं किया जाना होता। इनके अलावा आपको बता दें कि एनएसएम के तहत दवाओं की खरीदी बिना फार्मासिस्ट के कर ली जा रही है और ऐसा वर्षों से जारी है। मुख्य चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं और जब उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है, तो गोल मटोल जवाब देकर गुमराह किया जा रहा है। अब वहीं देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ सुनवाई और कार्रवाई देखने को मिलती है। और खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली की जमकर तारीफ की है। बता दें कि जनपद के विभिन्न स्थानों से 101 लोगों के कीमती मोबाइल फोन गुम हो गए थे। वहीं दर्ज हुए प्रार्थना पत्रों को संज्ञान में लेते हुए एसपी के निर्देशन में सर्विलांस टीम और स्वाट टीम इन मोबाइल फोनों की तलाश में लगी हुई थी। इस क्रम में 101 लोगों के 18,32,000 के गायब हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और एसपी ने कार्यालय में मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल फोन सौंपे हैं। इस दौरान लोगों द्वारा एसपी और पुलिस टीम का आभार भी जताया गया। देखिए, लगभग 101 मोबाइल जो कई बार खो गए थे और कई बार चोरी हो गए थे, उन सभी पे सर्विलेंस टीम और एसओजी टीम द्वारा लग के लगातार कार्रवाई करते हुए सभी को बरामद किया गया और जिनके भी मोबाइल थे उनको आज मेरे द्वारा सीओ द्वारा और बाकी अधिकारियों द्वारा सपोर्ट किया गया है। इसमें लगातार हमारा अभियान चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मोबाइल भी, डेटा भी उसमें चला जाता है, वो मिसयूज़ ना हो और वो उनको मोबाइल उनको वापस मिल जाए। बहुत बुजुर्ग लोग, छोटे छोटे बच्चे और इनका मोबाइल बहुत अलग अलग जगहों पे चोरी करके लोगों द्वारा भेज दिया गया, जैसे तमिलनाडु, गुजरात, उस तरफ भेजा गया। सभी को लगातार टीम द्वारा काम किया गया और सभी को बरामद किया गया है।
राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माणों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी की सख्त कार्रवाई के बाद भी लगाम नहीं लग पा रही है, खासकर उन निर्माणों पर जिनके पीछे राजनीतिक और पद का बड़ा रसूख है। ऐसे कुछ निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन 2 में कृष्णानगर कोतवाली और आशियाना कोतवाली के अंतर्गत देखने को मिले हैं, जहां पर सेक्टर एल में समायोजन के माध्यम से बने आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक निर्माण कर लिया गया है और उन पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने लगी हैं। साथ ही अब 2 अन्य कॉम्प्लेक्स खोलने की भी तैयारी है। दोनों ही निर्माण रसूखदार लोगों के बताए जा रहे हैं। इसी के चलते सेक्टर जे आशियाने में भी सेक्टर D1 के आवासीय भूखंड C1 पर व्यावसायिक निर्माण कर उसे कॉम्प्लेक्स में बदलकर उसका व्यवसाय का उपयोग शुरू कर दिया गया है। हम लोग की तरफ से जो जांचें हैं वो हम लोगों ने फाइलें हमारे माननीय डॉक्टर विधायक जी को दे दिया है, राजेश्वर सिंह जी को दे दिया है। तो उन्होंने कहा है, उनकी जांच कराई जाएगी, फिर उसके बाद इसका कोई काम किया जाएगा। क्योंकि अवैध निर्माण बहुत गलत है, क्योंकि अगर कोई ज़मीन जैसे नगर निगम की है उसमें अवैध निर्माण कर रहे हैं तो इससे हम ये सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी लाख दावे कर लें, सख्ती कर लें, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके मातहत उनकी सुनने को तैयार नहीं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन में लगातार अवैध निर्माणों की कार्रवाई की बात देखने को तो जरूर आई है, लेकिन जब बात आती है नौकरशाहों की, जब बात आती है राजनेताओं की और जब बात आती है बड़े बड़े अधिकारियों की, तो वहाँ पे लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर लगता है जैसे खामोश हो जाता है। अवैध निर्माण पर उनके कार्रवाई न होना, उनकी सीलिंग न होना, गतिविधिकरण न होना, इस साल बात दिखाता है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा घालमेल, एक बड़ा गठबंधन फर्स्ट भू माफियाओं, डबल बिल्डरों और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों में है। अंशुमान दुबे, दूरदर्शन न्यूज़, लखनऊ। और खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां पर औरंगाबाद में मुस्लिमों द्वारा एक अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया। निर्माण की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को लगी, हिंदू संगठनों में रोष उत्पन्न हो गया। मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय हिंदू महासभा की पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी मौके पर बुलाकर इस निर्माण को अवैध बताया। साथ ही लोगों का कहना है कि उक्त भूमि वैश्य समुदाय द्वारा अपने बच्चों के मुंडन के लिए उपलब्ध कराई गई थी। वहीं मुस्लिमों के द्वारा 200 गज जमीन को घेरकर मस्जिद बना डाली। स्थानीय लोगों की सूचना पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की पूरी टीम ने मौके पर पहुंचकर काम को रुकवाया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी जगह पर मजार और मस्जिद का निर्माण नहीं होगा जब तक संबंधित जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस प्रकार का आदेश नहीं देते। वहीं हिंदू महासभा का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी स्थिति से अवगत कराया जाएगा और यदि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी तो हिंदू संगठन कभी पीछे नहीं हटेगा। औरंगाबाद एरिया के राधा कृष्ण धाम कॉलोनी के बिल्कुल बराबर में एक खाली जमीन पड़ी हुई थी। वहां पर हिंदुओं के बच्चों की मुंडन हुआ करते थे। यहाँ मुसलमानों ने एक छोटी मजार बनाई बिल्कुल रोड पे और देखते देखते उसको बड़ा रूप दे दिया और अभी कम से कम 10 दिन से वहां निर्माण चल रहा है। उसकी पूरी बाउंड्री करा दी गई है। शासन प्रशासन की बिल्कुल नजर नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश हैं कि इस तरीके से कोई अवैध निर्माण कोई भी समुदाय नहीं कर सकता और वहां पे लगातार निर्माण चल रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, वहां जांच कराई, जांच कराने के बाद उस निर्माण को रुकवाया है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीनी विवाद को लेकर वृंदावन में साधु संतों की एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में ब्रज के प्रमुख कई दर्जन साधु संतों ने भाग लिया और इस बैठक का आयोजन श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया, जो कि इस मामले को लेकर कोर्ट के मुख्य वादी के रूप में पैरवी कर रहे हैं। यहाँ पर साधु संतों ने घंटों तक चली बैठक के सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि आगामी दिनों में अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष को और मजबूती के साथ सबूतों के आधार पर रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अब श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर जो मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है वो सारी ज़मीन 1333 एकड़ की श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की जो बैठक हुई है कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए हुई है और सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय को ये संज्ञान में लाना चाहूँगा कि मुस्लिम पक्ष को सुनने से पहले जो सनातन धर्म का पक्ष है, जो हिंदुओं का पक्ष है, उसको पहले सुना जाए और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए, क्योंकि कृष्ण जो हैं वो सनातन धर्म के आधार हैं, हिंदुओं के आधार हैं
और मथुरा की जो जन्मभूमि है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के ये है बृहद बैठक आज हनुमान टेकरी में संतों के सानिध्य में आहुत की गई है। और इस बैठक का उद्देश्य जो आज की परिस्थितियां हैं जिनमें कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस इलाहाबाद प्रयाग ट्रांसफर हो गया है और जहां पर शाही ईदगाह पक्ष के लोगों द्वारा SLP सुप्रीम। और खबर यूपी के मेरठ से है, जहां पर मवाना में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का पानी खादर क्षेत्र में आफत बनकर आ रहा है, जिसके चलते हस्तिनापुर में गंगा नदी उफान पर है और जिसमें गंगा किनारे बसे लोगों को माथे पर उनके चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। गुरुवार को डीएम दीपक मीणा ने गंगा किनारे पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं बिजनौर में बैराज से गंगा नदी में पानी का डिस्चार्ज बढ़ाकर 1,32,000 क्यूसेक हो गया है और जलस्तर में एकाएक हुई वृद्धि के बाद गंगा का जलस्तर 30 सेंटीमीटर और बढ़ गया है। ऐसे में खेतों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई गांवों के ग्रामीणों को परेशानी का सामना हो रहा है। गंगा में आए उफान को देखकर खादर क्षेत्र के खेड़ी कला, दूसली, भीकुंड, बंगाली बस्ती, मनोहरपुर कॉलोनी, भदवा, किशनपुर, फतेहपुर, खादर गांवों में बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा है। लगातार बढ़ते जलस्तर से क्षेत्र की स्थिति बेहद गंभीर है और दर्जनों गांव के संपर्क मार्गों पर बाढ़ और बारिश का पानी भरा हुआ है। प्रशासन के बाढ़ से निपटने के कोई इंतजाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, अभी कोई ऐसी फ्लड लाइक सिचुएशन नहीं है, पर यहाँ गंगा के पानी की वजह से और बारिश के पानी की वजह से काफ़ी वाटर लॉगिंग हुई है खेतों में। और यहाँ पे फतेहपुर में एक बंदा है जो लोगों ने खुद अपना काफ़ी टाइम से पहले खुद से बनाया हुआ है, तो उसमें काफ़ी कटान हो रहा है और सभी लोग लगे हुए हैं उसको कटान को रोकने के लिए। और सभी की कोशिश ये है कि वो कटान ना हो, नहीं तो फिर अन्यथा यहाँ के 10-12 गाँव हैं उनमें पानी भर। हरिद्वार से गंगाजल भरकर भोले शंकर की कावड़ लाने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय बालियान मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं और वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। समान नागरिक संहिता को लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के मन में भ्रम है और सबको अपनी कुछ परंपराएं छोड़नी पड़ेंगी। उसके बाद जो कानून बनेगा उसके मुताबिक सभी को चलना होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में लाखों लोग मुझे मिले हैं तो यूसीसी के बारे में लोगों से बात की। उन्होंने आगे कहा कि अलग अलग कानून से देश नहीं चल सकता, दुनिया के ज़्यादातर देशों में एक कानून है। उन्होंने कहा कि विधि आयोग में 15 लाख सुझाव पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि एक देश एक कानून बनेगा। उन्होंने कांवड़ यात्रा पर कहा कि शिव भक्त 70-80 किलो गंगाजल लेकर चल रहे हैं, कोई शक्ति उन्हें चला रही है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा अद्भुत रही और जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव लिया है। मैं भोलेनाथ से मनोकामना की है कि जिला मुजफ्फरनगर सुखी और समृद्ध रहे। देखिए, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, मेरी व्यक्तिगत कोई मनोकामना ऐसी नहीं है। हाँ, ये भी मेरी व्यक्तिगत हो सकती है कि मुजफ्फरनगर जिले से सांसद हूँ तो मेरी कावड़ का मकसद मेरे जनपद की सुख शांति और समृद्धि है कि मेरे जनपद में सुख शांति और समृद्धि बने रहे। यही मेरा कावड़ लाने का इस बार का प्रायोजन है। इसके अलावा भी कोई आपने? हाँ, देखिए, उत्तराखंड से कावड़ चलती है और मैं तो बचपन से ही हम सब लोग कावड़ देखते आए हैं। चूँकि चलती उत्तराखंड से सेवा मुजफ्फरनगर वासी करते हैं तो बचपन से एक इच्छा थी कि कावड़ लाई जाए। कहना भगवान की यही था आदेश कि इस बार वो काम हो और इस बार एक ज्वलंत मुद्दा देश में है यूसीसी। मध्य प्रदेश के धार में ग्रुप 2, ग्रुप 4 पटवारी परीक्षा आयोजित की गई, जहां आए परिणामों को लेकर विवाद गर्मा गया है। बता दें कि इसके नतीजों को लेकर बड़ा विवाद हो गया। परीक्षा परिणाम में हुई धांधली को लेकर छात्राओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर त्रिमूर्ति चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया गया और पूरे मामले की जांच करवाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अरे, हमने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर जी को क्योंकि हमारे पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें सबको क्वालीफाई कर दिया, उसके बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया, सबको पास कर दिया, उसके बाद और आगे चल के फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसमें कुछ ऐसे कॉलेजेस है, बीजेपी सरकार की कॉलेजेस थे, उसमें कॉलेजेस में बच्चों को 8 से 10 बच्चों को पास कर दिया गया। तो ये क्यों हुआ? उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोचिंग जा रही छात्रा को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि छात्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे सुमित को निशाना बनाया गया, बल्कि उसके साथ जा रही सोनाक्षी थी।
जिसने हत्यारोपी से दोस्ती से इनकार कर दिया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को पहले पकड़ लिया, लेकिन मुख्य आरोपी फरार था, जिसे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ अज्ञात कुछ बदमाशों ने गोली मार के हत्या कर दिया, जिस पर से पुलिस ने घटना को आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई। उसमें एफआईआर में कुछ नाम आए थे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से खबर है, जहां पर भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है और श्री राम को धन्यवाद देने के लिए ओरछा आए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पूरे देश का कल्याण कर रहे हैं और ऐसा ही चलता रहे। इसके लिए प्रभु श्री राम राज्य सरकार से प्रार्थना है। पूरा राम राज्य चल रहा है भारत में, तो उन्हीं राजा को धन्यवाद देने आए थे कि ऐसे ही राम राज्य को जाएं। शिशु प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश का कल्याण कर रहे हैं। अयोध्या में कई हजार करोड़ का प्रभु राम का 500 साल की लड़ाई लड़के अब हम लोग वहां मंदिर बनने जा रहा है और जनवरी में उसके पट खुलेंगे। तो मैं सभी राम भक्तों से निवेदन करता हूं कि 13 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में आप लोग जरूर आइएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का राम राज्य, पूज्य योगी महाराज जी का राम राज्य और उसमें हमारे राजा राम जिनकी कृपा रही, हम सनातनियों पे, हम हिंदू। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।